हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ रवि हैं। हेलो रवि, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड सर। रव हाँ, बताइए। आप? तो रवि का ट्रांसप्लांट हमने 15 डेज पहले किया है यस सर। और एफयूटी मेथड से हमने इनका सर्जरी किया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन में ट्रांसप्लांट हुआ है। यहाँ साइड्स में टेम्पल्स क्रिएट करे गए हैं और दूसरी साइड भी टेम्पल्स क्रिएट करे गए हैं। और ये ट्रांसप्लांट लगभग इतने पोर्शन में किया गया है। 2500 ग्राफ्ट्स हमने एफयूटी से किए थे। रवि ने पहले एक सर्जरी करा रखी थी हमारे पास आने से पहले, और ये सर्जरी आपने एफ यू ई मेथड से कराया था 2 years बैक। 2 years बैक। और कितने ग्राफ्ट्स लगभग आपके किए गए थे? 2000 अप्रॉक्स 2000। तो जैसा कि आप इनके ये इमेजेस में देख रहे हैं, ये इनकी हमारे पास आने से पहले और वो जो पहले सर्जरी हुई थी उसके बाद की पिक्चर्स हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये 2000 ग्राफ्स नहीं लगते हैं देखने में। काफ़ी थोड़े से बाल हैं और कोई अच्छी शेप भी नहीं आई हुई है हेयर लाइन की। और जैसे डोनर एरिया के आप वीडियो में देख रहे हैं, इनके डोनर एरिया में आप पाएंगे कि डेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि एफयूई मेथड में डोनर एरिया अनअफेक्टेड रहता है और उसके अंदर डोनर एरिया लगभग वैसा ही रहता है। तो आपने जब तब एफयूई चूज़ किया था अपने लिए, तो उस वक्त क्या मेन रीज़न था आपको एफयूई चूज़ करने का? एक्चुअली उस टाइम पता नहीं था कि एफयूटी भी टेक्निक है। अच्छा। जो कंसर्न किए थे डॉक्टर से तो बोले कि एफयू होगा और 2000 अप्रॉक्स ग्राफ्स निकलेंगे। तो बस वैसे ही हो गया। ओके, तो आपके को जिक्र ही नहीं किया गया ये मेथड भी होता है? और बताया नहीं गया कि अच्छा, एफयूटी भी टेक्निक है, एफयू भी है। हाँ। इसके थ्रू मतलब एफयूटी में स्टेप्स निकालते हैं, ये नहीं पता था। अच्छा, आपको ये नाम भी नहीं पता? नहीं, वो तो बाद में पता चला। तो ओके। और एफयू मतलब स्कार्स का ये होता है कि बताते हैं कि स्कार्स आ जाते हैं और थोड़ा कम प्रिसाइज वर्क है एफयूटी। ओके, और तो ये एफयूई बहुत अच्छी टेक्निक है। एफयूई हम करते हैं रूटीन में। मैंने अपना खुद एफयूई किया हुआ है यहाँ पे। बट हर पेशेंट में एक ही सोल्यूशन ठीक नहीं रहता। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि एफयूटी अच्छा है, कुछ पेशेंट्स के लिए एफयूई अच्छा है। जैसे कि रवि के केस में इनको बताए ही नहीं गए, वो मेथड के नाम ही नहीं लिए गए। जैसे एफयूटी के बारे में इनको कुछ भी नहीं मालूम था उस समय। तो अक्सर लोग बताते हैं कि एफयूटी एक बहुत डेंजरस टेक्निक है जिसमें बहुत बड़े स्कार आ जाते हैं, और एफयूई लेटेस्ट टेक्निक है और इसमें कोई स्कारिंग नहीं होती है। तो डोनर एरिया की आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि डोनर एरिया उनका एफयूई निकलने के बाद बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि एफयूई के बाद डोनर एरिया में बाल वापस आ जाते हैं। ये संभव नहीं है, वहाँ वापस नहीं आएंगे, स्पॉट्स आ जाते हैं। स्पॉट्स आ जाएंगे जैसे आपने रवि के केस में देखे। और ये गलत फहमी बनने के कई कारण होते हैं। आप जब केसेस देखते हैं यूट्यूब पर या इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर, तो वहाँ पर वो केसेस दिखाए जाते हैं जिनके कि डोनर बहुत 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 ज़्यादा थिक रहे होते हैं। और उन केसेस में जब आप ग्राफ्ट्स निकालते हैं तो डोनर एरिया फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पेशेंट के आप रिजल्ट्स देखिए कि इनके कितने अच्छे ट्रांसप्लांट से बाल उगे हैं। ये मेरा केस है जिनमें हमने 2500 ग्राफ्ट्स एफयूई से किए थे। और अब आप इनका डोनर देखिए, डोनर वीडियो में बहुत अमेजिंग लगता है कि डोनर अभी बिल्कुल वैसा का वैसा अनअफेक्टेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे केस देखेंगे तो आपका डोनर भी ऐसा ही है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका डोनर इस तरीके का होता है। हम इनफैक्ट एफयूटी के केसेस में भी रूटीन में देखते हैं कि लोग जो एफयूटी कराना चाहते हैं वो जगह जगह असेस कराते हैं। और बहुत जगह बड़ी रोज़ी पिक्चर्स जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं कि मरीज़ों को लगता है कि 4000 ग्राफ्ट्स जो है वो बहुत आराम से एफयूटी से निकाले जा सकते हैं। और चाहे वो रिपेयर केस हो जहाँ से ऑलरेडी एफयू एक्सट्रैक्ट हुआ हो, चाहे वो फ्रेश केस हो, चाहे इलास्टिसिटी कुछ भी हो, बट लोग अक्सर जब असेसमेंट कराते हैं तो वो 4000 ग्राफ से नीचे वर्ड इस्तेमाल करते ही नहीं। बहुत दफ़ा जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके इतने ही ग्राफ्स निकल सकते हैं, जैसे रवि आपको हमने बताया था कि 2500 के आसपास आपके ग्राफ्स निकल पाएंगे,
तो बहुत बार ऐसे जब केसेस लोग अपना असेसमेंट कराते हैं तो उनको 4000 ग्राफ्स बता दिया जाता है बाय ईदर FUE और FUT, जो कि बहुत दफ़ा संभव नहीं होता। तो केयरफुल रहें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से जानें और समझें। तो यहाँ पर हमने इनके कुछ एक्सट्रैक्शन भी किया था, जिसमें से कि FUE से हमने कुछ ग्राफ्स जो ज़्यादा नीचे थे उनको निकाला। एक हाई हेयर लाइन हमेशा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू लो हेयर लाइन। लो हेयर लाइन के अननेचुरल दिखने की संभावना ज़्यादा होगी। अभी जैसे हम देख रहे हैं इनका डोनर ऑलरेडी डिप्लीटेड था और हमें पीछे का पोर्शन भी भरना है, तो अच्छा रहता है कि आप हेयर लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे ना लेकर आएँ, क्योंकि आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यस डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और आपकी लुक वाइज भी थोड़ा यस अननेचुरल लगता है। यस एग्जैक्टली, लुक वाइज अननेचुरल लगती हैं लो हेयर लाइंस। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी हाई हेयर लाइन हमेशा अच्छी लगेगी और ज़्यादा नेचुरल दिखेगी एज़ कम्पेयर टू अ वेरी लो हेयर लाइन। और हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें नीचे तक भरना है। पीछे अगर अब भी मान लीजिए कि आप लो हेयर लाइन अफोर्ड भी कर सकते हैं, आपके पास इतना डोनर है कि वो एरिया को कवर कर सके, बट जैसे और ज़रूरत पड़ेगी और रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी तो उस स्थिति में आपके पास डोनर नहीं बचा होगा, तब बड़ी ख़राब स्थिति उत्पन्न होती है कि यहाँ बाल हैं नीचे नीचे तक और यहाँ खाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल और ख़राब लगता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ आपको एवरीथिंग यू हैव टू प्लान, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सर्जन जिनके पास आप जा रहे हैं, जिनके आप ऊपर भरोसा रखते हैं, उनसे डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को, तभी फ़ायदा है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है। बहुत सारे लोग उनको बता देते हैं कि 10 साल या 15 साल तो आपके बाल कहीं नहीं गए। रवि, हमने तो आपको ये नहीं बताया 10-15 साल। तो मैंने आपको क्या बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कितने परमानेंट होते हैं, कब तक? एक्चुअली मेडिसिन के साथ अपने मेडिटेशन एंड डाइट एंड मेनी मोर थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट योर ग्रोथ ऑफ हेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट एक्चुअली आपको मेंटेन तो रखना पड़ेगा। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है तो नेचुरली तो आएंगे, लेकिन उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना होगा। एग्जैक्टली, ये नहीं कि बस ट्रांसप्लांट कर दिए तो वो रह गए, और एग्जिस्टेंस हेयर जो है पहले से उनको मेंटेन कर रहे हैं आप ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ। बिल्कुल। तो जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं, जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, उनको बचाने में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आपकी कोई मदद नहीं करती। ये बाल गिरना जारी रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के बहुत तेज़ी से बाल गिर रहे हैं तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रोके नहीं और सीधा ट्रांसप्लांट के लिए जाएँ तो काफ़ी संभावना है कि उनके बहुत ही शीघ्र में भी 1 साल के अंदर उनको एक दूसरे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाएगी। ऐसा हम अक्सर देखते हैं। जो केसेस आते हैं वो इस माइंडसेट के साथ ट्रांसप्लांट करा के आते हैं कि भाई हमें तो अब ज़रूरत नहीं, हमने एक परमानेंट सोल्यूशन ऑप्ट कर लिया है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इसको जानिए, इसको समझिए। आप अगर ग्रेड 3 पेशेंट हैं, आपके अभी सिर्फ थोड़े थोड़े यहाँ पर बाल कम हुए हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पास बहुत डोनर है और मैं ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ, उसको बहुत नीचे ले आऊँ, सावधान रहिए। बहुत नीचे लाना शायद लॉन्ग टर्म में बाद में आप पछताएँ, शायद नहीं, पक्का पछताएंगे। अब तो इसीलिए इसको प्री प्लान करें, किसी ऐसे सर्जन के पास जाएं जो समझ रखते हो इन चीज़ों की, जो आपके साथ समय बिताने को तैयार हों, जो आपको अच्छे से चीज़ें बताएं, समझाएं। कभी भी मेथड चूज़ करने में भले ही आप कितना भी किसी चीज़ को बहुत अच्छा मानते हो, कभी भले ही आप किसी चीज़ को बहुत ख़राब मानते हो, भले ही आपकी नज़र में FUT बहुत अच्छी सर्जरी हो, FUE के बारे में भी जाने, भले ही आपके नज़र में FUE बहुत अच्छी सर्जरी हो, FUT के बारे में भी जाने। रवि, आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये भी जैसे डोनर एरिया कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अमाउंट जो स्पेशली जैसे और सारे क्लिनिक में अमाउंट के हिसाब से, जैसे जो टोटल कॉस्ट है ट्रांसप्लांट का, वहाँ पे लोग वो हो जाते हैं कि जैसे प्रॉमिस करते हैं कि 3000-4000 ड्राफ्ट्स देंगे, उसका कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। काउंट तो कर नहीं सकते हम लोग कि कितने हैं, तो वहाँ पर्सन इंडिविजुअल जो भी है वो थोड़ा माइंडसेट हो जाता है कि इस क्लिनिक में थोड़ा चीप हो रहा है तो चले जाएं, लेकिन डोनर इज़ मोस्ट प्रीशियस देन एनी अमाउंट। डोनर ही नहीं रहा तो फ्यूचर में आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते हैं।
मैं रवि ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपको एक केस का उदाहरण दूंगा। मेरे पास ये पेशेंट बहरीन से आए और इन्होंने 2 या 3 दफ़ा ट्रांसप्लांट्स पहले करा रखे थे कहीं पर, और इनका डोनर मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ था, ख़त्म था, एंड ही वॉज रेडी टू स्पेंड एनी मनी। ही वॉज वेरी रिच मैन, और जितना मर्जी, बट अब वो पैसा भी उनको ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, बाल नहीं दे सकता, बिकॉज डोनर फिनिश हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। तो आपका डोनर प्रीशियस है, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लिनिक महंगा है तो वो अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लिनिक सस्ता है तो वो ख़राब होगा। आपको रिसर्च करनी है, अपने लिए सही डॉक्टर और सही क्लिनिक चुनना है जो कि बहुत फ़ायदा करेगा आपको लॉन्ग रन में। 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं देना चाहूँगा। पहला, कि कभी भी कोई फ्रेंचाइजी बेस्ड क्लिनिक ना चुने जिसके सेंटर्स जगह पर हैं। यदि अब हम यहाँ पर हैं और आप हमारा काम देखकर क्लिनिक पर, सत्या क्लिनिक पे भरोसा करते हैं, तो सत्या क्लिनिक की कोई चंडीगढ़ में ब्रांच है, कोई जलंधर में ब्रांच है, कोई बॉम्बे में ब्रांच है, कोई तमिलनाडु में ब्रांच है, तो वो आपको जो हम यहाँ दे सकते हैं अपनी बेस्ट टीम के साथ, वो वहाँ पे संभव नहीं होगा। तो कभी भी इस तरह से फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में ना जाएं, अक्सर प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आपने अपना पहला जो ट्रांसप्लांट कराया था वो ऐसे ही किसी फ्रेंचाइजी बेस्ड में कराया था। वन ऑफ द हाँ, ब्रांड्स। तो ब्रांड्स के चक्कर में बहुत सारे लोग फंसते हैं, जो कि सही बात नहीं है। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ की, ये सेलिब्रिटी ने वहाँ कराया, उस सेलिब्रिटी ने यहाँ कराया। आप अगर देखेंगे तो कुछ सेलिब्रिटीज़ का तो ये अब धंधा बन गया है कि वो 3-3, 4-4 जगहों पर जा के ट्रांसप्लांट करा रहे होते हैं, एंड दे चार्ज मनी फॉर दैट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि कभी भी ऐसा सेंटर चूज़ ना करें जहाँ पर कि सिर्फ FUE या सिर्फ FUT सर्जरी होती हो, जैसे कि इन्होंने पहले किया जहाँ पर सिर्फ FUE होता था और इनके सामने जिक्र भी नहीं किया गया FUT का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग बोलते हैं कि हम FUT और FUE दोनों कंबाइन करते हैं और दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ज़रा आप उनकी गैलरीज़ में, उनके वेबसाइट्स पे जाके ज़रूर देखें कि कितने केस FUT के किए हुए हैं, कितने FUE के किए हुए हैं। बिकॉज बोल देने में कि हम दोनों करते हैं और वास्तविकता में दोनों करने में फ़र्क होता है, क्योंकि वही व्यक्ति आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वही डॉक्टर जो दोनों टेक्निक्स को करने में अच्छे से निपुण हो। और इसके अलावा ज़रूर एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो आप हेयर लाइन्स देख रहे हैं, बहुत दफ़ा हेयर लाइन्स, इवन आप सेलिब्रिटीज़ के भी देखेंगे तो हेयर लाइन छुपाए हुए होते हैं, वो दिखाते ही नहीं हैं वो हेयर लाइन को ढंग से, या अगर दिखा रहे हैं तो बहुत अननेचुरल, एबनॉर्मल हेयर लाइन्स दिखते हैं। ख़ास तौर से आजकल एक फैशन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे लोग अपने ट्रांसप्लांट्स करा के वीडियोस बनाते हैं और फिर वो काफ़ी चीज़ें लोगों को बताते हैं, बट कभी गौर से हेयर लाइन्स देखेंगे तो बहुत अननेचुरल और ख़राब हेयर लाइन बनती है। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जो इंडिविजुअली पर्सन का जो करा चुके हैं। Exactly. तो ये मेडिकल एथिक्स के भी खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों को अलाउ कैसे किया जाता है, बट फिर भी बहुत दफ़ा आपको सही जानकारी वो व्यक्ति दे सकते हैं, डॉक्टर्स जिन्होंने कि इसके ऊपर सालों से काम किया है, मेहनत की है, पूरे मेडिकल चीज़ों को वो जानते समझते हैं, बजाय कि किसी ऐसे व्यक्ति के जो कि शायद उतनी जानकारी नहीं रखते। सो अभी आप जैसे देख रहे हैं 15 डेज़ हुए हैं, कुछ स्कैब्स यहाँ पर हैं, और हेयर लाइन के शेप को देखें तो इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल एंड लुक्स गुड। इतने पोर्शन में ट्रांसप्लांट किया गया है, 2500 ग्राफ्स थे दोनों तरफ। आप देखें ये टेम्पल्स बने हुए हैं। यहाँ से हमने कुछ ग्राफ्स को एक्सट्रैक्ट किया था जो पुराने इनके थे फर्स्ट ट्रांसप्लांट के, और उनको रीयूज़ किया गया है पीछे। अभी ये पोर्शन में सिर्फ PRP किया गया है, यहाँ पर कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, बिकॉज वी जस्ट हैड 2500 ग्राफ्स विद अस। और अब आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, डोनर एरिया। तो यदि आप यहाँ पे इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पाएंगे कि FUE के छोटे छोटे डॉट्स काफ़ी सारे विजिबल हैं, जो कि काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। खालीपन, डेंसिटी रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। और अभी स्टिच रिमूव है। आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये स्टिच रिमूवल के बाद का है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर
ट्राइकोफिटिक क्लोजर किया गया है, तो स्कार टिश्यू के थ्रू भी बाल उग रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि स्किन की इलास्टिसिटी भी अच्छी है, मैं मूव कर पा रहा हूँ स्किन को बहुत आसानी से, और कोई टाइटनेस नहीं है। आप मूव कर पा रहे हैं रवि आराम से इसे, देखिए। तो ये इलास्टिसिटी, अब हम यदि चाहें तो यहाँ पे से एक और FUT सर्जरी संभव है इस स्कार को इंक्लूड करके, यदि हमें क्राउन में चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि क्राउन में बाल नहीं आता है या ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, वो झूठ है। और FUE अगर हम यहाँ देखें तो यदि ये और सेकेंड FUE सर्जरी किया जाता तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे स्कार्स हैं और गैप्स हैं, तो सेकेंड FUE में ये पोर्शन पूरा लगभग खाली हो जाता। एक और डिसएडवांटेज जो FUE का रहता है वो ये कि आपने सारे मल्टी ग्राफ्ट्स यहाँ से चूज़ किए और अब यहाँ पर मोस्टली सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं, जो कि सेकेंड सर्जरी में जब आपको और ज़्यादा ग्राफ्ट्स की ज़रूरत होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आप ऐसे और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जहाँ आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताए जाएंगे, जो फैक्ट्स आपको आगे एक सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे और जिससे कि आप अपने लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन चुन पाएंगे। तो सब्सक्राइब करें सत्या क्लिनिक के चैनल को और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। शेयर करें। शेयर करें। थैंक यू। लव योरसेल्फ।